ये प्रधानमंत्री हैं और फिर प्रधानमंत्री होने जा रहे हैं और इन्होंने पूरे देश की सेवा की। अब पूरा भरोसा है कि जो कुछ भी बचा है अगली बार ये सब पूरा कर देंगे और जो भी हर राज्य का है, और हम लोग पूरे तौर पर सब दिन इनके साथ रहेंगे। I can give entire credit for Narendra Modi ji for making India proud globally. That is his biggest achievement for the country. हम सब लोग आदरणीय प्रधानमंत्री जी को अपने दिल की गहराइयों से हार्दिक बधाई देते हैं। हर वर्ष हर पल पल देश की सेवा के लिए उन्होंने समर्पित किया। एनडीए की सरकार ने 10 वर्ष में उनके नेतृत्व में देश की जो सेवा की है उसकी भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया के दूसरे देशों में भी उसकी प्रशंसा हो रही है। हम सबको यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि तीसरी बार हम लोगों की एनडीए की सरकार बनने जा रही है। पहले भी एनडीए थी, आज भी एनडीए और कल भी एनडीए है। नमस्कार, खबरों की खबर में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी। अब से कुछ देर पहले बीजेपी के नेता और लगातार 10 साल तक देश के प्रधानमंत्री रहे नरेंद्र मोदी को तीसरी बार सरकार बनाने के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आमंत्रित कर लिया है। 60 साल के बाद नरेंद्र मोदी ऐसे पहले शख्स होंगे जो लगातार तीसरी बार पीएम पद की शपथ लेंगे। इससे पहले केवल जवाहरलाल नेहरू ही ये रिकॉर्ड बना पाए थे। नरेंद्र मोदी भी अब लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। इसके पहले 2014 और 2019 में वो शपथ ले चुके हैं। अब 2024 में वो आने वाले रविवार को पीएम पद की शपथ लेंगे। राष्ट्रपति के बुलावे पर नरेंद्र मोदी ने आज शाम अकेले जाकर महामहिम से मुलाकात की और राष्ट्रपति ने उन्हें सरकार बनाने का न्योता दिया। रविवार 9 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम को 7:15 बजे राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में शपथ लेंगे। आज इससे पहले एनडीए के सभी बड़े घटक दलों ने राष्ट्रपति से भेंट कर उनको बता दिया था कि अलायंस ने नरेंद्र मोदी को अपना नेता चुन लिया है। और इसके बाद प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद बाहर आकर मीडिया से बात की। एनडीए के सभी साथियों ने मुझे फिर से एक बार इस दायित्व के लिए पसंद किया है और सभी एनडीए के साथियों ने राष्ट्रपति जी को इसकी जानकारी दी और राष्ट्रपति जी ने मुझे अभी बुलाया था और मुझे प्रधानमंत्री डेजिग्नेटेड के रूप में काम करने एक नियुक्ति दी है और मुझे शपथ समारोह के लिए और मंत्रिपरिषद के सदस्यों के सूची के लिए उन्होंने सूचित किया है। मोटे तौर पर मैंने राष्ट्रपति जी को कहा है कि हमें 9 तारीख शाम को सुविधा रहेगी। अब बाकी डिटेल तो राष्ट्रपति भवन वर्कआउट करेगा और हम तब तक मंत्रिपरिषद की सूची राष्ट्रपति जी को सुपुर्द करेंगे। उसके बाद शपथ समारोह होगा। इससे पहले आज दिन भर एनडीए खेमे में सियासी गतिविधियों का दौर बहुत तेजी से आगे बढ़ा। पीएम डेजिग्नेट नरेंद्र मोदी ने अपने से वरिष्ठ और बीजेपी के दिग्गज नेताओं लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से उनके आवास पर जाकर मुलाकातें की थी। प्रधानमंत्री ने
एनडीए संसदीय दल का नेता चुने जाने के बाद सभी वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की है। इसके पहले आज पुराने संसद भवन में, जिसे अब संविधान सभा भवन भी कहा जाता है, उसके सेंट्रल हॉल में एनडीए के सभी नवनिर्वाचित सांसदों ने नरेंद्र मोदी को एनडीए संसदीय दल का नेता चुना। एनडीए के सांसदों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर जबरदस्त उत्साह आज सेंट्रल हॉल में देखने को मिला। सेंट्रल हॉल मोदी मोदी के नारों से गूंज उठा। राजनाथ सिंह ने नरेंद्र मोदी के नाम का प्रस्ताव रखा, जिसका अमित शाह, नितिन गडकरी, चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, एकनाथ शिंदे, अजीत पवार और चिराग पासवान समेत कई सहयोगियों ने बिना शर्त समर्थन किया। नरेंद्र मोदी जब सेंट्रल हॉल में पहुंचे तो आते ही उन्होंने संविधान को अपने सिर से लगाया, नतमस्तक हुए। ये जवाब विपक्ष को था, जो नरेंद्र मोदी पर संविधान खत्म करने का आरोप लगाते रहे हैं। बीजेपी के साथ सहयोगियों का भी भरपूर समर्थन मिलने के बाद प्रधानमंत्री मोदी फिर अपने उन्हीं तेवरों में आज दिखे जिसके लिए वो जाने जाते हैं। यानी सरकार भले ही नई बन गई हो, पर अंदाज प्रधानमंत्री का वही पुराना था। उन्होंने नई सरकार को लेकर अपना नया विजन सामने रखा। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारा ये अलायंस सच्चे अर्थ में भारत की असली स्पिरिट को दिखाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह राष्ट्र प्रथम, नेशन फर्स्ट की भावना से जुड़ा हुआ एक समूह है। साथियों, इस बात को जो राजनीति के विशेषज्ञ हैं, अगर मुक्त मन से, मुक्त मन शब्द बहुत महत्व का है, वे सोचेंगे तो पाएंगे कि एनडीए ये सत्ता प्राप्त करने का या सरकार चलाने का कुछ दलों का जमावड़ा नहीं है। ये राष्ट्र प्रथम की मूल भावना से नेशन फर्स्ट के प्रति कमिटेड वैसा ये समूह है। प्रधानमंत्री ने अगले 10 साल को लेकर विजन भी सामने रखा। उन्होंने कहा कि अगले 10 साल में विकास, क्वालिटी ऑफ लाइफ लेकर आएंगे। एनडीए सरकार में हम अगले 10 साल में, मैं बहुत जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं, अगले 10 साल में गुड गवर्नेंस, विकास, नागरिकों के जीवन में क्वालिटी ऑफ लाइफ, और मेरा व्यक्तिगत रूप से एक बहुत बड़ा ड्रीम है, मैं लोकतंत्र की समृद्धि को जब सोचता हूं तो मैं चाहता हूं कि सामान्य मानवीय के जीवन में से, और खास करके मध्यम वर्ग, उच्च मध्यम वर्ग, उनके जीवन में से सरकार की दखल जितनी कम हो, उतनी लोकतंत्र की मजबूती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए का मतलब समझाया और कहा कि इसका मतलब है न्यू इंडिया, डेवलप इंडिया और एस्पिरेशनल इंडिया। सुनते हैं प्रधानमंत्री मोदी का एक और बयान। पहले भी कहा था कि 10 वर्ष हमने काम किया है, वो तो ट्रेलर है। और वो मेरा चुनावी वाक्य नहीं था, ये मेरा कमिटमेंट है। हमें और तेजी से, और विस्तार से, और तेज गति से देश के आकांक्षाओं को पूर्ण करने में रत्ती भर भी विलंब नहीं करना है।
जनता जनार्दन चाहती है हम पहले से ज्यादा डिलीवर करें। जनता चाहती है कि हम खुद ही हमारे पुराने रिकॉर्ड तोड़े। और मैं साथियों एक तरफ एनडीए रखूं, दूसरी तरफ भारत के लोगों के सपने और संकल्पों को रखूं, तो मैं कहूंगा एनडीए, न्यू इंडिया, डेवलप इंडिया, एस्पिरेशनल इंडिया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हम कमिटमेंट के साथ काम करते हैं। 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है। उसके नए एस्पिरेशन अब पैदा हुए हैं जिनको हम पूरा करेंगे। साथियों, हमारे लिए संतोष की बात है कि हम एक कमिटमेंट से काम कर रहे हैं। 10 साल में हमने 25 करोड़ गरीबों को गरीबी से बाहर निकाला है। गरीब कल्याण का एक सुरक्षित मजबूत कवच दिया है हमने उसको, और उसके अंदर भी एक नए एस्पिरेशंस पैदा हुए हैं कि हां, अब मुझे गरीब नहीं रहना है, और उसके लिए मुझसे जो हो सके मैं हर अवसर का फायदा उठाऊंगा। 3 करोड़ गरीबों को घर, ये ऐसे कहने का आंकड़ा नहीं है जी। कितनी मेहनत पड़ती है मुझे मालूम है, लेकिन हम सफलतापूर्वक इसको कर पाए हैं। 4 करोड़ लोगों को दे चुके हैं। 3 करोड़ का हम संकल्प लेकर के आज से आगे बढ़ेंगे। 70 वर्ष की आयु से ऊपर के व्यक्तियों को, नागरिकों को 5 लाख रुपए तक इलाज के लिए मुफ्त इलाज की व्यवस्था। मुद्रा योजना के तहत हमारे नौजवानों को कारोबार के लिए 20 लाख तक की उनकी बैंक से उनको लोन मिले, इसकी व्यवस्था। ये मैं समझता हूं कि वायदा हमारे तीसरे कार्यकाल की गारंटियां, सब मैं अभी बताता नहीं हूं, लेकिन इन गारंटियों के प्रति हम कमिटेड हैं और उसे पूर्ण करने के लिए हम कोई कमी नहीं रखेंगे। साथियों, गरीब का सशक्तिकरण और मिडिल क्लास को सुविधा, ये हमारी प्राथमिकता है, क्योंकि मध्यम वर्ग अब इस देश का एक बहुत बड़ा चालक बल है। भारत की ग्रोथ स्टोरी में ये ऐसे ऐसे नए फोर्सेस मैं देख रहा हूं जो हमारी बहुत बड़ी शक्ति बनने वाले हैं, और इसलिए हम उस पर भी उतना ही, और मिडिल क्लास की बचत कैसे बढ़े, सेविंग कैसे बने, उसके लिए, उसके क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए हम क्या कर सकते हैं, हमारी योजनाओं का विस्तार कैसे किया जाए, हमारे नीति नियमों में बदलाव कैसे किया जाए, उस पर भी हम आने वाले दिनों में काम चाहते हैं। तो सुना आपने प्रधानमंत्री मोदी के आज के करीब 73 मिनट लंबे भाषण की कुछ झलकियां। 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, दोनों वरिष्ठ लोग हैं, उनके पास बारी बारी से चलेंगे। विनोद शर्मा जी, हिंदुस्तान टाइम्स के पॉलिटिकल एडिटर हमारे साथ है, स्वागत है आपका। और संदीप शास्त्री जी, जो कि CSDS के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। पहला रिएक्शन मैं संदीप जी आपसे लेना चाहता हूं। प्रधानमंत्री का भाषण सुना आपने, मैं जो चीज़ बेसिकली आपसे मोटे तौर पर जानना चाहता हूं, मोदी 3.0 में नीतियों में जिस तरह की बातें की गई, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की जो बात की गई, गवर्नेंस की जो बात की गई, मिडिल क्लास पे जो फोकस किया गया, आपको लगता है कि जो कंटिन्यूटी चली आ रही थी बीते 10 सालों से, उन चीज़ों को और आगे बढ़ाया जाएगा, या कुछ आप चेंजेस भी एंटिसिपेट कर रहे हैं? संदीप सर। सुमित जी, ये भाषण जो हमने सुना आज, इसमें एक मुख्य बदलाव जो मैं देखता हूं वो ये है कि बीजेपी के जगह अब एनडीए की बात हो रही है। एनडीए की डेफिनेशन उन्होंने नहीं दी, नई भारत, अभिवृद्ध भारत और आकांक्षाओं का भारत, ये उन्होंने एक नया दिया है। और जो मध्यम वर्ग के बारे में उन्होंने बात किया है, CSDS लोकनीति सर्वे ये दिखाता है कि मध्यम वर्ग में बीजेपी का सपोर्ट थोड़ा घटा है, और उस जो घटने के कोई संकेत हैं वो रिकवरी का एक प्रयत्न नरेंद्र मोदी जी के स्पीच में आप सुन सकते हैं।
तीसरी बात, ये एक हनीमून पीरियड का स्पीच है। सभी एलाइज ने सपोर्ट दिया है, औपचारिक रूप से सपोर्ट मिला है। उसके लिए क्या क्या नेगोशिएशन हुआ है वो अलग बात है, लेकिन ये हनीमून पीरियड का एक स्पीच है कि हम सब साथ हैं, हम सब साथ चलेंगे और अगले 5 वर्ष हमारा सरकार चलाएंगे। सो एनडीए एमपीज के लिए एक फील गुड फैक्टर मुझे लगता है वो ये स्पीच का एक फोकस है। और मैं 3.2 समित जी, उसमें एक बड़ा चेंज है। प्रधानमंत्री अब बीजेपी की कम बात कर रहे हैं, एनडीए की ज्यादा बात कर रहे हैं। वो समझ में भी आता है सर, वो अर्थमेटिक ऐसा हो गया है पार्लियामेंट का कि वो करना भी पड़ेगा। बीजेपी 240 पे है, 273 के 272 से 32 सीटें कम। विनोद शर्मा सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, इस मोदी 3.0 में 2 इश्यूज पर, इंटरनेशनल रिलेशंस और इकोनॉमिक्स, क्या आप कोई बड़ा शिफ्ट देखेंगे? क्योंकि अब एक अलायंस सरकार है, या जो चीज़ें चल रही थी, जिस तरफ इशारा किया गया आज बार बार, उसी दिशा में चीजें और आगे बढ़ेंगी? देखिए, इंटरनेशनल अफेयर्स तो मुद्दा रहेगा, लेकिन उसका उतना प्रभाव हमारे डोमेस्टिक पॉलिटिक्स पे नहीं पड़ता है अगर वो ऐसा मुद्दा ना हो जिससे कि हमारी इकोनॉमी और हमारी जो पीस है नेबरहुड में उस पर कोई फर्क पड़ता हो। देखिए, बात यह है कि ये जो हमारी इकोनॉमी है आज के दिन की, वो पॉलिटिकल इकोनॉमी, और अभी जैसा कि शास्त्री साहब ने कहा, ठीक कहा उन्होंने, कि ये पहली नजर वाला प्यार है, और उसके बाद शादी होगी, गोना होगा, और फिर कैसे दाम्पत्य जीवन चलेगा ये हमको 6-8 महीने में, साल भर में पता चल जाएगा। देखिए, समझिए इस बात को कि बिहार के इलेक्शन से पहले वहां के जो घटक दल हैं और जो सहयोगी दल हैं एनडीए में, वो चाहेंगे कि जो स्पेशल पैकेज वो बरसों से मांग रहे हैं बिहार के लिए, वो उनको तुरंत से तुरंत मिले। उसी तर्ज पे चंद्रबाबू नायडू अपने राजनीतिक जीवन के अंतिम मरहले पर हैं, वो 73 साल के हो गए हैं, और मैं नहीं समझता हूं कि वो अगला इलेक्शन स्वयं लड़ेंगे, लेकिन उससे पहले वो जमीन वो अपनी पार्टी के लिए तैयार कर देना चाहते हैं, और शायद अपने बेटे के लिए, कि उसको कोई आगे चलकर दिक्कत ना हो। और ये जब डिमांड्स रेज की जाएंगी, उस वक्त किस हद तक माननीय प्रधानमंत्री उनको पूरी कर पाते हैं। ये 1-2 मंत्री पद का सवाल नहीं है, ये दोनों स्टेट्स के मुद्दे बहुत बड़े हैं। और तीसरी बात, बड़े माजरत से मैं कहना चाहता हूं कि इस एनडीए 3 को, एक्चुअली इसको एनडीए 1 मानना चाहिए हमें मोदी जी का, क्योंकि जैसा सही कहा गया कि अभी तक तो मोदी 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 होता रहा, लेकिन अब मोदी जी को वाजपेयी जी की सी किताब से कुछ पन्ने निकालकर ये सरकार चलानी पड़ेगी। और इस सरकार में देखिए, आपको अगर पिछली बार याद हो, जब 2004 का इलेक्शन हुआ था, तो वो इलेक्शन प्रीपोन कर दिया गया था चंद्रबाबू के दबाव में, क्योंकि चंद्रबाबू चाहते थे कि जल्दी हो जाए वो इलेक्शन, ताकि वो सूखे का सिचुएशन ना आए, और जो उनकी जान पे हमला जानलेवा हुआ था, उससे शायद उनको कोई सिंपैथी मिल जाए, लेकिन वैसा हुआ नहीं। तो ये जो इकोनॉमिक मॉडल है, इसको रिविजिट करना पड़ेगा, क्योंकि जो हार उत्तर प्रदेश में हुई है उसका मुख्य कारण बेरोजगारी है, उसका मुख्य कारण अग्निवीर है, उसका मुख्य कारण महंगाई है। तो ये जो विकास का मॉडल है, वो मूर्ति वाला मॉडल नहीं है, वो मंदिर वाला मॉडल नहीं है, वो रोजगार वाला मॉडल होना पड़ेगा। विनोद जी और संदीप जी, शुक्रिया, आप दोनों का, वक्त की कमी है, थैंक यू सो मच। लेकिन कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि आने वाले अगले 5 सालों में हमको ये देखने को मिल सकता है कि जो चीज़ें लोगों को एस्पिरेशनल बनाती हैं, आकांक्षी बनाती हैं, नौकरी की बात, अच्छी सुख सुविधा की बात, उस दिशा में नई सरकार, मोदी 3.0 कहिए या एनडीए 1 कहिए, वो उस दिशा में और कदम आगे बढ़ा सकती है। और आइए अब बात करते हैं 24 लाख छात्रों की, उनके भविष्य की। हमने कल भी इसी कार्यक्रम में इस मसले को उठाया, और आज भी खबरों की खबर पर हम इस बात पर ख़ास तवज्जो देना चाहते हैं कि क्या जो एग्ज़ाम हो रहे हैं नीट के, मेडिकल के एंट्रेंस के, क्या वो दुरुस्त तरीके से हुए हैं।
इस साल नीट में हुई कथित धांधली का मामला खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। अब कुछ पीड़ितों ने न्याय की आस में देश की सर्वोच्च अदालत का दरवाजा भी खटखटा दिया है। नीट के रिजल्ट आए 3 दिन का वक्त बीत चुका है, लेकिन कंफ्यूजन छात्रों में आज भी बरकरार है। लाखों पीड़ित बच्चों को समझ नहीं आ रहा कि वो एनटीए ने जो नतीजे घोषित किए हैं क्या उन्हें ही आखिरी मान ले या फिर से दोबारा परीक्षा की तैयारी में जुट जाएं। नीट परीक्षा का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। कथित गड़बड़ियों को लेकर फिर से परीक्षा कराने की मांग की गई है। नीट यूजी परीक्षा को कराने वाली संस्था है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए। उसकी अपनी दलील है कि इस साल प्रश्न पत्र आसान दे दिया गया था और ज़्यादा परीक्षार्थियों के परीक्षा में अपीयर होने के कारण इस तरह के बड़े रिजल्ट्स जिसमें बहुत सारे लोग टॉप कर गए हैं वो देखने को मिले हैं। जिन दर्शकों को नहीं पता या नहीं याद उनको एक बार फिर याद दिला देते हैं कि विवाद क्यों खड़ा हुआ है। इस साल 67 छात्रों ने 67 छात्रों ने एक साथ टॉप किया है। 67 छात्रों को 720 में से 720 अंक मिले हैं। आज तक कभी भी इतनी बड़ी संख्या में एक साथ छात्र टॉपर नहीं हुए हैं। 2021 में 3 छात्र टॉप पर गए थे। आमतौर पर 1 या 2 छात्र ही टॉप पर आते हैं, यानी नंबर 1 की रैंक को वो शेयर करते हैं। अमूमन 1, 2 या मैक्सिमम 3 छात्र होते हैं, लेकिन इस बार 67 छात्रों ने एक साथ टॉप किया है। हम एनटीए की दलील पर भी आगे बात करेंगे। हमने आपको बताया था कि कैसे इस बार फिजिक्स के एक पेपर में इतनी बड़ी चूक हो गई कि एक ही सवाल के 2 सही जवाब दे दिए गए और दोनों तरह के जवाबों पर एनटीए ने उनको सही माना और इस कारण से एक सवाल के सही जवाब के कारण 44 टॉपर बढ़ गए। दरअसल एनसीईआरटी की नई किताब के मुताबिक जो जवाब छात्रों ने दिया वो गलत था, लेकिन पिछले साल के एनसीईआरटी की संस्करण की उसी किताब में वही जवाब सही था। आंसर की में उस सवाल जवाब को चुनौती दी गई। 10,000 छात्रों ने चुनौती दी थी उस जवाब को। एनटीए इस चुनौती के आगे झुक पड़ा और उसने उन छात्रों को भी पूरे नंबर दिए जिन्होंने ऑप्शन 4 चुना, जिसमें कहा गया था कि दोनों ही कथन सही है। मल्टीपल चॉइस आंसर्स होते हैं, एमसीक्यूज होते हैं इस एग्जाम में। लेकिन क्या इसी एक कारण से इतने टॉपर बढ़ गए? ये पहली बार है कि रैंक 1 पर 1 या 2 नहीं बल्कि 67 छात्र आए हैं। ऐसा आज तक पहले कभी नहीं हुआ था। किसी भी परीक्षा में अपने देश में आज तक ये नहीं हुआ कि नंबर 1 पर 1, 2 नहीं 67 छात्र आ जाएं। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी अब इस पर जवाब नहीं दे पा रही है। एनटीए के रवैये पर एक सवाल और खड़ा हो गया है। हरियाणा के झज्जर में एक ही परीक्षा केंद्र से 8 टॉपर निकल आए हैं। ये खबर सामने आने के बाद हरियाणा के जिंद में एडिशनल कमिश्नर के पास कुछ अभिभावकों ने अब शिकायत दर्ज कराई है और जांच की अपील की है। डॉक्टर कृष्णा शर्मा ने इस मामले का खुलासा किया। उनका कहना है कि हैरानी की बात है कि जिस केंद्र से 8 टॉपर आए उसी केंद्र के छात्रों को ग्रेस मार्क्स भी दिया गया है। डॉक्टर कृष्ण शर्मा का कहना है कि एनटीए को अधिकार ही नहीं है ग्रेस मार्क्स देने का। इसके लिए कमेटी तक नहीं बनाई गई। ये क्राइटेरिया नहीं तय किया गया कि ग्रेस मार्क्स कितने देने हैं, किसको देने हैं और किस हद तक देने हैं। उनसे हम बात भी करेंगे, कृष्ण जी हमारे साथ जुड़ेंगे भी, पर इस पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर का कहना है कि शिकायतें गंभीर हैं। आइए सुनते हैं क्या कहना है इन अधिकारी का। I have received a number of complaints from the students and their parents that grace marks have been given by NTA, though according to them there is no provision of grace marks in the brochure that was supplied by NTA, and they have not disclosed that anywhere. Moreover, NTA has claimed that they have given the grace marks on the basis of 2018 verdict of the Honorable Supreme Court in CLAT examination. Parents are saying that CLAT examination was for online test and this test was offline. So how that can be applicable here? कई छात्रों का भी कहना है कि उनके नंबर इतने कम नहीं आ सकते हैं। इस मामले की पूरी जांच बेहद जरूरी है। छात्र इस बात से दुखी हैं कि उन्हें यह समझ ही नहीं आ रहा कि आगे अब क्या होने वाला है। 4-5 अटेम्प्ट वाले भी बच्चे हैं तो वो क्या करेंगे? उनको तो कुछ नहीं दिखेगा क्योंकि वो सोच रहे थे लास्ट चांस है अब हो जाएगा। लेकिन काफ़ी बच्चे ऐसे डिप्रेस्ड हैं जिनके मार्क्स अच्छे हैं बट फिर भी नहीं हो पाएगा।
मुझे पता चला है कि हरियाणा के एक सेंटर से 8 बच्चों के 720 आए हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि किसी एक ही सेंटर में टॉपर बैठे हों, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं हो सकता। यही पता चला है कि दूसरे स्टेट से बच्चों ने आगे हरियाणा पेपर दिया है, जिस सेंटर से टॉपर निकले हैं हम, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं हो सकता। एनटीए ने इस साल बहुत सारे बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिए टाइम लॉस के लिए, जो बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं है, और बहुत सारे बच्चों के एक ही सेंटर से AIR1 आना इम्पॉसिबल है। तो इस चीज़ पे इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए और हम सबको रीनीट चाहिए और मतलब ग्रेस मार्क्स के लिए इंक्वायरी होनी चाहिए। हम डिमांड ये करते हैं कि नीट का एग्ज़ाम दोबारा से होना चाहिए। इससे जिन बच्चों का ये बोलते हैं कि लेट पेपर मिला था तो वो भी दोबारा दे सकते हैं, उनको ग्रेस मार्क्स की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी अगर दोबारा नीट होगा, तो इसलिए दोबारा नीट होना चाहिए। जो सुना आपने पीड़ित छात्रों को जो इस तरह की अजीब सी मार्किंग व्यवस्था के कारण आज असमंजस में है। ये तो आरोपों की बात होगी। अब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए की दलील भी आपको दिखा देते हैं। एनटीए के एक अधिकारी ने कहा कि 2023 में उपस्थित होने वाले कैंडिडेट की संख्या 20,38,596 थी, जबकि इस साल यानी 2024 में उपस्थित होने वाले कैंडिडेट की संख्या बढ़कर 23,33,297 हो गई। कैंडिडेट्स की संख्या में वृद्धि के कारण उच्च अंक प्राप्त करने वालों की संख्या में भी वृद्धि हुई है, ये एनटीए का तर्क है। इन सब बातों के बीच ये जानना भी जरूरी है कि ऐसा नहीं है कि मेडिकल परीक्षा पर पहली बार सवाल उठे हैं। हम आपको 9 साल पहले लिए चलते हैं। उस वक्त नीट का गठन तो नहीं हुआ था, तब ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट हुआ करता था, AIPMT जिसको कहते थे। तब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए नहीं बनी थी और इस परीक्षा का आयोजन उस जमाने में CBSE खुद कराती थी। उस वक्त आरोप लगे थे कि इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस के जरिए धांधली की गई है। सवालों के जवाब परीक्षा केंद्र पर छात्रों को भेजे गए। सुप्रीम कोर्ट ने उस साल 15 जून को परीक्षा रद्द कर दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने 4 हफ्ते के अंदर परीक्षा लेने का दोबारा आदेश तब दिया था। तब सरकार की तरफ से कोर्ट में यह दलील दी गई कि 44 छात्रों ने धांधली में शामिल थे। ऐसे में 6.3 लाख छात्रों से दोबारा परीक्षा लेने नहीं दिलवाई जा सकती। यानी 44 की गलती की वजह से 6 लाख से ऊपर छात्र क्यों परेशान किया जाए। इस पर तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर एक भी छात्र को गैर कानूनी तरीके से फायदा पहुंचता है तो पूरा एग्जाम की प्रक्रिया बिगड़ जाती है। ये बात तो 2015 की हो गई। इसी तरह की हरकतों को रोकने के लिए एनटीए का बाद में गठन हुआ, लेकिन अब 2024 के नतीजों ने वैसे ही सवाल फिर खड़े कर दिए हैं और खासकर एनटीए के कंडक्ट पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या इन नतीजों और रैंकिंग को छात्र सही माने जो इस बार आए हैं, या फिर परीक्षा फिर से कराई जाए? क्या होगा ये तो आने वाले सप्ताह में सुप्रीम कोर्ट के रुख से पता चलेगा। लेकिन नीट की इस विवादित परीक्षा पर अब सियासतदान भी कूद गए हैं। कांग्रेस की नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने ट्वीट किया है आज। पहले नीट परीक्षा का पेपर लीक हुआ और अब छात्रों का आरोप है कि इसके रिजल्ट में भी स्कैम हुआ है। एक ही सेंटर के 6 छात्रों को 720 में से 720 अंक मिलने पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं और कई तरह की अनियमितताओं की बातें भी सामने आई हैं। दूसरी ओर रिजल्ट आने के बाद देश भर में कई बच्चों की आत्महत्या करने की खबरें भी हैं। ये बहुत दुखद है और झकझोरने वाला है। सरकार लाखों छात्रों की आवाज को अनसुना क्यों कर रही है? छात्र छात्राओं को नीट परीक्षा के परिणाम में धांधली से जुड़े वाजिब सवालों के जवाब चाहिए। क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो जांच कराकर इन वाजिब शिकायतों का निस्तारण करे? नीट का शुरू से विरोध करते रहे तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन ने सभी राज्य सरकारों से इसी बहाने अपील कर दी है। वो कहते हैं कि वो नीट के खिलाफ सब लोग आवाज उठाएं और एकजुट होकर इस बीमारी को खत्म करें। वहीं अब इस परीक्षा के खिलाफ प्रदर्शन भी शुरू हो गए हैं। कानपुर में छात्रों ने आज प्रदर्शन किया। नीट यूजी 2024 परीक्षा में हुई गड़बड़ी को लेकर शुक्रवार को कानपुर के काकादेव कोचिंग मंडी में भी छात्रों ने प्रदर्शन किया है। कोचिंग के बाहर छात्र बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए और उन्होंने कहा कि परीक्षा पत्र लीक होने से छात्र तनाव में आ रहे हैं। इस बार नीट में 24 लाख छात्र करीब शामिल हुए थे। परीक्षा लीक ने हम सभी को संकट में डाल दिया है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक साथ 67 बच्चे टॉप पर आ जाएं। यह भी नहीं हो सकता कि एक साथ एक ही सेंटर के 8-8 बच्चे नंबर 1 रैंक पे आ जाएं। दोपहर में नीट के छात्र अपनी अपनी कोचिंग के बाहर इकट्ठा हुए। इसके बाद सभी ने प्रदर्शन शुरू किया। कुछ लड़के और लड़कियां हाथ में तख्ती लेकर नारे लगा रहे थे। तख्ती में लिखा था भ्रष्टाचार बंद करो।
अभी तक इस मामले में सरकार की तरफ से दलीलें नहीं आई हैं, लेकिन छात्र परेशान है कि किया जाए तो क्या किया जाए। इस पर और बातचीत के लिए हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं कृष्णा शर्मा जी, जिन्होंने इस पूरे मामले को उठाया। ये हरियाणा का मामला है, खासकर वो मामला हरियाणा में जहां पर एक ही सेंटर से 8-8 बच्चे टॉप कर गए। पहला सवाल तो आपसे यही है शर्मा जी कि नीट के परीक्षा को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं, आपको कैसे पता चला कि इसमें धांधली हुई है, कैसे शक हुआ आपको? सर, जब नीट की परीक्षा हुई थी उस टाइम से ही इसके ऊपर सवालिया निशान उठ रहे हैं। पहले पेपर लीक का मामला उठा, फिर उसके बाद बार बार डेट एक्सटेंड का मामला, फिर रिजल्ट जल्दी निकालने के लिए अब जो रिजल्ट आया है उस रिजल्ट में भी सवालिया निशान इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि पहले 720 में से 720 एक या दो स्टूडेंट्स के आते थे, इस बार 67 स्टूडेंट्स के हैं सर। और कुछ एक सेलेक्टेड चुनिंदा केंद्र है, एग्जामिनेशन सेंटर है, जहां पर ही बच्चों के इतने मार्क्स आ रहे हैं, वहीं पर ग्रेस दी जा रही है, वहीं से बच्चे टॉपर्स आ रहे हैं, वहीं पे टाइम लेट हो रहा है, वहीं पे डमी पेपर आ रहा है, सब प्रॉब्लम वहीं पे हो रही है सर। इसलिए हमने इसके खिलाफ एक अपनी आवाज उठाने के प्रयास किया है सर। शर्मा जी, ये जो एक सीरियल नंबर की बात आप कर रहे हैं उसके बारे में थोड़ा डिटेल में बता सकते हैं? सर, एक नंबर 67 स्टूडेंट्स के हैं और जो सीरियल नंबर 62 से लेकर सीरियल नंबर 69 तक ये सभी एक ही सेंटर के हैं। जज्जर का एक स्कूल है, उसी स्कूल के सभी स्टूडेंट हैं, उसी स्कूल में सभी बच्चों के जो एग्जामिनेशन सेंटर था वहीं से सभी टॉपर्स आए हुए हैं। और इसके लिए हमने शिकायत सर हमने अभी एडीसी सर को दी है और अभी हम सुप्रीम कोर्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं सर। सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, जैसे मंडे कोर्ट ऑप्शन होगा तब तक अपनी तैयारी करके सुप्रीम कोर्ट को पीआईएल कर रहे हैं सर मंडे को। जी, आप विसिल ब्लोअर हैं शर्मा जी, क्या आपके परिवार को भी कोई बच्चा एग्जाम दे रहा था कि क्यों आप इस मामले को आगे बढ़ा रहे हैं? हाँ जी सर, यहाँ मेरी भतीजी है नंदनी, उन्होंने एग्जाम दिया था सर, बड़ी मेहनत की थी बच्चों ने, इसलिए तो हम जब खुद भी पीते तो बड़ा दुख होता है। गुड़िया ने बहुत मेहनत की, 630 मार्क्स आए थे। 630 मार्क्स पे जो लास्ट ईयर था 12,000 या 13,000 रैंक आता था मैक्सिमम, और इस बार 48,000 है। और नॉट ओनली सी, बहुत सारे कैंडिडेट्स हमारे पास आए हैं अब जिसके 645 मार्क्स हैं, 650 है, 660 है। जब पहली लास्ट ईयर उनके 3,000 रैंक थे उसी नंबर पे, इस बार 30,000 आ रहे हैं। पिछली बार उन्हें बढ़िया गवर्नमेंट कॉलेज मिल रहा था, इस बार उन्हें कोई कॉलेज की उम्मीद नहीं है। वाकई में बात चिंता की, ऐसा कैसे हो सकता है? एक आखिर में सवाल पूछना चाहूंगा, आपको कोई उम्मीद अब नजर आ रही है? आप भी शिकायत कर रहे हैं, हम लोग भी इस मामले को लगातार उठा रहे हैं, आपको लगता है कि कार्रवाई होगी और न्याय मिल पाएगा इन पीड़ित छात्रों को? बिल्कुल उम्मीद है सर, क्योंकि हमें माननीय न्यायालय से पूरी उम्मीद है। जब किसी पे कोई समस्या आई है तो सर कोर्ट ने ही मदद की है, और हमें जो मीडिया न्यूज चैनल्स बहुत हमारे लिए सपोर्ट कर रहे हैं, वो भी न्यूज को बहुत दिखा रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट से हमें पूरी उम्मीद है सर कि हमें न्याय मिलेगा और ये परीक्षा दोबारा होगी, या फिर इसमें जो इसमें गड़बड़ी है, जो भी इसमें प्रॉब्लम्स हैं, उन सबको दूर करके देंगे एक सलीके से, हमें पूरी उम्मीद है सर। जी चलिए कृष्ण शर्मा जी, हमारी तरफ से शुक्रिया, आपको धन्यवाद जुड़ने के लिए। क्या होगा सुप्रीम कोर्ट में अगले हफ्ते, उस पर हमारी नज़र भी रहेगी। आज दर्शकों, हमने आप लोगों से भी सवाल पूछा और यही सवाल पूछा था कि क्या नीट की परीक्षा दोबारा कराने की मांग सही है, जो बहुत से छात्र कर रहे हैं। हमको बड़ी संख्या में जवाब मिल रहे हैं। 94% लोग कह रहे हैं हाँ दोबारा परीक्षा कराई जानी चाहिए, 6% ऐसा नहीं मान रहे। रिजल्ट आपके सामने स्क्रीन पर इस वक्त आप देख सकते हैं। मोदी 3.0 को लेकर बाजार में जबरदस्त पॉजिटिविटी दिखाई दे रही है। रिकॉर्ड स्तर पर शेयर बाजार पहुंच चुका है। आज दोपहर प्रधानमंत्री मोदी जब सेंट्रल हॉल में एनडीए के सांसदों को संबोधित कर रहे थे, उसी दौरान बाजार तेजी से आगे बढ़ने लगा था और नई बुलंदियों तक चला गया। अब तो बाजार ने 4 जून की गिरावट को पीछे छोड़ दिया है। एग्जिट पोल के बाद 3 जून को जो तेजी आई थी, उसका भी रिकॉर्ड आज टूट गया है। सेंसेक्स आज 76,795 अंकों के पार चला गया, लौट कर वो 76,693 पर बंद हुआ। निफ्टी ने भी 468 अंकों की बढ़त के साथ 23,000 का आंकड़ा पार कर लिया और 23,290 पर आकर बंद हुआ। आईटी और वित्तीय क्षेत्रों के शेयर काफी मजबूती से बढ़े हैं, लेकिन हर क्षेत्र के स्टॉक में आमतौर पर उछाल आज देखा गया। बाजार के जानकारों का कहना है
कि मोदी सरकार की स्थिरता और नीतियों की कंटिन्यूटी का बाजार ने स्वागत किया है। मोदी 3.0 की वजह से बाजार में तेजी का रुख है। नरेंद्र मोदी तीसरी बार पीएम बन रहे हैं और इसको देखते हुए भी बाजार लगातार हरे रंग में आज बना हुआ है।